देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम। देखिए अभी राजस्थान के अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो इन सब हाई लेवल के एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी और डिमांड, दो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के बीच में, जैसे कि चाय और कॉफ़ी जो पूर्ण स्थानापन्न है, तो उनके बीच में इलास्टिसिटी कैसी होगी? ये देखिए ये होगी इन्फिनिटी। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है या लगभग करेक्ट जैसा है। तो देखिए एक कमोडिटी विल हैव वैल्यू, एक कमोडिटी में कब वैल्यू होगी? जब वो किसी के द्वारा मांगी जा रही है। गलत है ये। कमोडिटी की वैल्यू जो है वो प्योर उसकी डिमांड पर डिपेंड करती है, ये भी गलत है। अगर इसकी रिलेटिव है डिमांड तो भी, केवल यही सही है कि वैल्यू ऑफ कमोडिटी डिपेंड अपॉन इट्स प्राइस, उसके प्राइस के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है। देखिए इसमें कह रहे हैं कि इनकम तो 20% बढ़ गई, लेकिन जो वस्तु की डिमांड है वो केवल 10% ही बढ़ रही है। तो यानी हमारी जो इनकम इलास्टिसिटी है, आय की लोच है, वो कम है। तो इसका आंसर हमारा रहेगा नेगेटिव। देखिए इसमें हमें ये डायग्राम दे रखा है और देखिए ये यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो क्यू पर है, Q1 पर है, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है। देखिए मान लीजिए जब इसका ये ON प्राइस था तब इसकी डिमांड इतनी थी। उसके बाद देखिए जब इसकी प्राइस कम हो गए तो इसकी डिमांड बढ़कर इतनी हो गई। ठीक है। तो ये इसमें कंपैरिजन करवा रहे हैं। देखिए इलास्टिसिटी कहाँ से मेज़र की जाएगी? ये वाला पोर्शन अपॉन ये वाला पोर्शन। ठीक है। RQ1 अपॉन PQ1। ठीक है। ये हमारा इलास्टिसिटी रहेगा। देख लेते हैं ऑप्शन। देखो ये वाला ऑप्शन हमें दो वस्तुएं हैं जिनमें कि मतलब यूनिटरी इलास्टिक है, यानी कि एक इकाई की ही लोच है। एक जितना बढ़ता है दूसरा उतना ही घटता है। एक की कीमत जितनी बढ़ती है दूसरे की मांग उतनी ही घटती है। तो अगर एक जो एक्स है उसका प्राइस बढ़ रहा है तो फिर दूसरे में क्या रिज़ल्ट आएगा? तो सेम अमाउंट जो है उसका, उसमें ही उसका रिज़ल्ट सेम रहेगा। मतलब एक्स का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो वाई की उतनी ही डिमांड कम हो जाएगी। देखिए मैचिंग है इसमें। देखिए फर्स्ट हमारा दे रखा है आर्क इलास्टिसिटी, जिसको कि हिंदी में चाप लोच कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ये, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस, मार्जिनल प्राइस प्लस न्यू प्राइस आफ्टर चेंज। तो इसका हमारा फर्स्ट का डी हो गया। सेकंड का जो हमारा है ये दे रखा है पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड का क्या होता है? पॉइंट मेथड का ये होता है हमारा प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी, यानी मात्रा में परसेंटेज चेंज क्या हो रहा है हमारा, अनुपातिक परिवर्तन क्या है हमारा, और उतना ही हमारा मनी इनकम में कितना आनुपातिक परिवर्तन है। तो ये हो गया हमारा। थर्ड हमारा है प्राइस इलास्टिसिटी, कीमत लोच। देखिए थर्ड का तो हमारा दे ही रखा है, ये रहा हमारा सी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्रतिशत का है इसमें, उसमें आनुपातिक था। और एक हमारा कौन सा बचा? इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी यानी आय लोच का क्या होता है हमारा? प्रपोर्शनेट चेंज इन कंजम्पशन अपॉन मनी इनकम। तो हमारा देखिए इसके हिसाब से हमारा फर्स्ट का डी, सेकंड का ई, थर्ड का सी, फोर्थ का बी। तो हमारा जो ये सी है ये इसका राइट आंसर है। ए मोनोपोलिस्ट इज़ ऑपरेट ऑन, मोनोपोलिस्ट यानी एकाधिकारी कहाँ ऑपरेट करता है? द इनइलास्टिक पार्ट ऑफ ए डिमांड कर्व, वो एक डिमांड कर्व के जो बेरोजगार भाग पे काम करता है। वो ऐसी जगह अपना सामान बेचता है जहाँ उसको लगता है उसकी मांग की लोच जो है वो बेलोच है, यानी जितना उसे बेचना है बेचना है। अगर लोचदार होती है तो फिर वो कम ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन जहाँ बेलोच होती है वहाँ वो जितना चाहे उतना प्राइस सेट कर सकता है। चेंज इन डिमांड रेफर्स टू, मतलब मांग में परिवर्तन क्या दिखाता है? तो मांग में परिवर्तन हमारा दिखाता है अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट ऑन डिमांड कर्व। ठीक है ना, जैसे इस तरह का बनता है तो ये इस तरह का भी होता है, चेंज हो रहा है।
यहाँ पर देखिए डिमांड कम होती जा रही है, और अगर इस तरह का बनाते हैं तो डिमांड हमारी बढ़ती जा रही है। कह रहे हैं किसी वस्तु की कीमत कम होने से उसका जो कुल व्यय है, टोटल आउटले है, वो बढ़ता है। तो इसकी इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी कैसी है? तो देखिए ये कैसी है, हमारी सापेक्ष लोचदार है, जिसको कि हम इक्वल टू 1 भी कहते हैं। ठीक है। इलास्टिसिटी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉर्मूला, मतलब E ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है, जो E है यानी ये ज़्यादा लोचदार है, ये मोर इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है ये। ठीक है ना, मोर इलास्टिक। देखिए न्यूमेरिकल में हमसे पूछा गया है चाप लोच यानी आर्क इलास्टिसिटी। ठीक है ना, प्राइस दे रखे हैं और डिमांड दे रखी है। तो इसके लिए हमें कैसे निकालना है, हमसे पूछा गया है 5 और 4 का, वो निकालना है। मतलब पहले प्राइस 5 था और उसके बाद फिर 4 हो गया, तो हमें इसमें देना है, पहले देखना है पुरानी मांग, यानी कि 5 वाला जो है ये हमारा पुराना है और ये 4 वाला जो है वो नया है। तो इसका निकाल के देखते हैं। 5 वाले पे जो मांग है वो पुरानी मांग है 140, और नई मांग 4 वाले पे है 200, और पुरानी मांग, अब एक बार इनको जोड़ लेंगे। ठीक है, और इनके ही बटे में आएगा हमारा, यहाँ लिख लेते हैं पुरानी कीमत माइनस नई कीमत। पुरानी कीमत 5 थी, नई कीमत 4 थी, और फिर इनको जोड़ लेंगे 5 + 4, ये सब ना एक बटे में ही है। तो ये ऊपर कितना आया, -60 अपॉन 340 अपॉन 1/9। ठीक है, तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो 9 × 60 ये हो गया, ये हो गया हमारा 540 अपॉन 340। डिवाइड कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा ये हमारा, 540 को 340 से डिवाइड करेंगे तो देखिए लगभग ये 1.58 आ गया। तो यानी कि लगभग देखिए इसका ए ऑप्शन राइट है, क्योंकि 1.6 है ये। देखिए डी कर्व दे रखा है, यहाँ पर वाई कमोडिटी है, यहाँ पर एक्स कमोडिटी है। अब हमें क्या दिख रहा है कि देखिए जब हमारा प्राइस 5 है तब वाई की डिमांड इतनी है, लेकिन जैसे ही हमारा प्राइस बढ़ा वाई की डिमांड गिर गई। और ऐसा केवल नॉर्मल गुड्स के केस में होता है कि प्राइस बढ़ने से मांग कम होती है। तो देखिए हमारा जो ये वाई गुड है ये हमारा नॉर्मल गुड है। ठीक है, एज पार्ट ऑफ द डिमांड कर्व दे रखा है इसमें, तो पूछ रहे हैं ये कैसा है, यूनिटरी इलास्टिक, इनइलास्टिक, इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक। तो देखिए इसमें कैसा है ये, जितनी मांग बढ़ रही है और कीमत में दोनों में अंतर जो है वो सेम चल रहा है हमारा। तो देखिए ये हमारा कैसा है, ये हमारा यूनिटरी इलास्टिक यानी इकाई लोचदार है। भाई जितना कीमत में अंतर आ रहा है, सेम गैप है, यहाँ इनमें भी सेम गैप चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा इकाई लोचदार है। और इसमें पूछ रहे हैं डिमांड कर्व कैसा दे रखा है इसमें। तो इसमें डिमांड कर्व कैसा दे रखा है हमारा, कॉन्वेक्स फ्रॉम बिलो। ये कैसा है, उन्नत दर है, इस तरह का ही है ना, तो उन्नत दर है बिलो से, नीचे से। ये कह रहे हैं कौन से डिमांड कर्व में इलास्टिसिटी सेम नहीं होती है, ये कैसे डिमांड कर्व में पूरी इलास्टिसिटी नहीं होती है। तो वो देखिए स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व होता है। इन चीज़ों में से किसके लिए सबसे कम इलास्टिसिटी होगी, तो वो देखिए काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर है, क्योंकि इसकी डिमांड ही बहुत कम होती है, तो इसीलिए इसकी इलास्टिसिटी भी इतनी फ़र्क नहीं पड़ती। इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। देखिए जो इन्फीरियर गुड होते हैं इनके इनकम इलास्टिसिटी कैसी होती है,
यानी इनकम बढ़ने से कैसी होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि हम जानते हैं इन्फीरियर गुड के लिए जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे उनकी डिमांड डिक्रीज़ होती है, तो उसके लिए ये कैसी होती है, नेगेटिव होती हैं। देखिए पूछ रहे हैं ये जो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व होता है इसके मिड में कैसी वो होती है, तो देखिए यहाँ पर हमारी 1 होती है, 1 यहाँ पर घटती जाती है, यहाँ पर बढ़ती जाती है। इफ़ मोर इज़ डिमांड एट सेम प्राइस और सेम क्वांटिटी एट हायर प्राइस, तो फैक्ट ऑफ डिमांड नोन एज, मतलब कि प्राइस बढ़े या घटे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर रेलवे को अपने यात्रियों के लिए घाटा हो रहा है, मतलब उसे उन्हें कम पड़ रहे हैं, तो उन्हें अपनी जो किराया है वो कम करना चाहिए। तो ये जो उपाय है ये जब भी काम करेगा अगर उनकी जो लोच है, उनकी डिमांड की लोच जो है, मतलब कैसी उनकी मांग हो रही है रेलवे की, ये लोच कैसी होगी तब होगा। तो देखिए जब होगा जब उनकी डिमांड जो है या तो होगी ये, मतलब ज़ीरो से ज़्यादा होगी, ठीक है, मतलब लगभग इकाई लोचदार, या कैसी होगी, कम लोचदार होगी, या फिर कैसी होगी, हमारी 1 के बराबर होगी, तभी उन्हें फ़ायदा होगा। देखिए फॉर्मूला दिखाया गया है इलास्टिसिटी का, तो कैसी इलास्टिसिटी है ये, तो देखिए ये हमारी कैसी इलास्टिसिटी है, ये हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी है, यानी कि क्रॉस इलास्टिसिटी मांग की आड़ी लोच जो है वो है ये। देखिए ये हमारा मांग की लोच का दिया हुआ है, इसमें पूछा गया है इसमें जो इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 कब है। तो देखिए इसमें जो ये ए बी से ऊपर का रीजन है, यहाँ पर कैसी है, यहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो यानी हमारा ऑप्शन इसमें सी इसका राइट आंसर। ये क्या कह रहे हैं कि एक कमोडिटी जिसका यूज़ है वो कई सारा है, मतलब कई तरह के यूज़ किया जा सकता है, तो उसकी डिमांड कैसी होगी, उसकी डिमांड इलास्टिक यानी कि लोचदार होगी। इलास्टिसिटी ई एक्सप्रेस्ड बाई द फॉर्मूला 1 ग्रेटर देन ई इज़ ग्रेटर देन 0, यानी लोच जो है वो 0 से तो ज़्यादा है लेकिन 1 से कम है, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा हमारा रिलेटिवली इनइलास्टिक, मतलब लगभग कम लोचदार यानी कि बेलोचदार, ठीक है ना, क्योंकि वो लेस देन 1 है। 1 पे हमारी यूनिटरी इलास्टिक होती है और 1 से नीचे हमारी कम लोचदार यानी कि बेलोचदार होती है, और 0 पे हमारी पूर्णतया बेलोचदार होती है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मॉडर्न ब्रेड, मॉडर्न जो ब्रेड है हमारी उसके लिए डिमांड कैसी है, ग्रेटर देन ब्रेड इन जनरल, मतलब जो हमारी ब्रेड जनरल में मांगी जाती है, नॉर्मली जिस ब्रेड की डिमांड होती है उससे जो है वो कैसी है, हमारी ज़्यादा है। ए टिपिकल डिमांड कर्व कैन नॉट बी, एक जो नॉर्मल डिमांड कर्व होता है वो कैसा नहीं हो सकता, वो अपवार्ड राइट की तरफ बढ़ता हुआ नहीं हो सकता। ऐसा कब होता है, हमारे जो गिफिन गुड्स होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है, नॉर्मली हमारा इस तरह का होता है। ए फार्मूला फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला दिया गया है, हमने अभी ऊपर भी देखा था, हमारा जो फार्मूला था वो कैसा था, उसमें एक बार तो हमारी जो यूनिट थी, जो डिमांड थी वो जुड़ती थी, एक बार माइनस होती थी, एक बार हमारी वो प्लस होती थी, एक बार माइनस होती थी, तो ये जो हमारा जो बी फार्मूला है ये इसका राइट आंसर है। इसमें पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो देखिए पहला क्या कह रहे हैं कि जब डिमांड कर्व का स्लोप ज़ीरो रहता है, तो यानी कि डिमांड कर्व कैसा है, तो इलास्टिसिटी ज़ीरो है, और जब स्लोप इन्फिनेटिव है तो इलास्टिसिटी भी इन्फिनेटिव है, तो देखिए ये गलत है। उसके बाद कह रहे हैं जब स्लोप है डिमांड कर्व का ज़ीरो, तो डिमांड तो इन्फिनिटीली इलास्टिक है, और जब स्लोप इनफाइनाइट है तो इलास्टिसिटी ज़ीरो है, तो देखिए ये हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जब स्लोप है वो ज़ीरो है तो इलास्टिसिटी यूनिटी है,
गलत है ये, ठीक है। अगर डिमांड कर्व मतलब लेफ़्ट की ओर शिफ्ट हो रहा है, जैसे कि ये है और ये लेफ़्ट की ओर शिफ्ट हो रहा है, तो यू माइट बी इन डाउट अबाउट एग्जैक्ट रीज़न फॉर दैट शिफ्ट बट यू वुड नो। तो इससे क्या होगा कि आपको एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं पता चलेगा, लेकिन आप इससे क्या जान पाओगे कि उसका प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो गया है। और समथिंग बिसाइड प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड हैज़ चार्ज, मतलब चेंज्ड, मतलब या तो प्राइस या क्वांटिटी, इन दोनों में से कुछ चेंज हो गया है, ये सही है। इनकम बढ़ गई है, और क्योंकि देखिए जब इनकम बढ़ जाती है, नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि जो हमारा आय मांग वक्र है एक इन्फीरियर कमोडिटी के लिए, यानी हीन वस्तुओं के लिए, वो कैसा होता है? तो देखिए वो हमारा होता है अपवार्ड टू राइट, वो इस तरह का होता है। अभी हमने पहले भी बताया था गिवन गुड के लिए और इन्फीरियर गुड के लिए हमारा सीधे ओर बढ़ता हुआ होता है, और नॉर्मली हमारा इस तरह का होता है। ये कह रहे हैं कि कोई भी जो गुड है उसको यूज़ किया जा रहा है, तो वो वेदर से इन्फ्लुएंस होता है, तो उसकी मांग की लोच का मतलब क्या असर पड़ता है? अगर वो क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, और वो जो उसका आउटपुट है वो जल्दी से बदला जा सकता है, और वो अकाउंट बहुत ही मतलब छोटे इनपुट में यूज़ हो रहा है, तो ये सब होता है। तो हमारा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एक डिमांड कर्व ड्रॉ करना है जिसमें कि इनकम और प्राइस ऑफ अदर गुड ये इतना इतना दे रखा है। तो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें देखनी है, जब प्राइस 50 है, 40 है, 30 है, 20 है, 10 है, तो ये हमें देखना है। देखिए डी कर्व ये ऐसे बनेगा। तो हमसे पूछा गया है इसमें, मतलब इलास्टिसिटी बतानी है हमें, कौन सी कब रही है हमारी। तो देखिए यहाँ ज़ीरो रहेगी, यहाँ लेस देन वन रहेगी, यहाँ इक्वल टू वन रहेगी, ठीक है, और ये ग्रेटर देन वन रहेगी, और यहाँ हमारी इन्फिनिटी रहेगी। तो यानी कि हमारी 20 पर ये रहेगी इक्वल टू वन, तो हमारा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसमें पूछ रहे हैं लग्जरी गुड की जो इनकम इलास्टिसिटी है वो कैसी होती है? लेस देन वन बट मोर देन ज़ीरो, ठीक है ना, मतलब क्योंकि कम लोचदार होती है, बेलोचदार नहीं होती लेकिन कम लोचदार होती है, वन से कम ही होती है। ए स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व implies that price falls the elasticity of demand। जैसे जैसे मतलब कीमत हमारी कम होती है तो मांग की लोच कैसी होती है? अगर एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे जैसे कीमत गिरती है मांग की लोच कैसी रहती है हमारी? डिक्रीज होती है। एक नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी एक कमोडिटी के लिए ये बताती है कि जैसे जैसे इनकम हमारी जो कम होती है तो अमाउंट ऑफ कमोडिटी परचेज, देखिए ये गिफिन गुड या हीन वस्तुओं की बातें हो रही हैं। ये कह रहे हैं कि जब इनकम इलास्टिसिटी निगेटिव है तो इनकम जैसे जैसे कम होगी उसकी जो कमोडिटी परचेज की जाएगी वो बढ़ेगी, क्योंकि गिफिन गुड और हीन वस्तुएं यही होती हैं, आय ज़्यादा होने के साथ उनकी मांग कम होती है और आय कम होने के संग उनकी मांग बढ़ती है। देखिए इसमें पूछा गया है हमारी मांग की लोच को कैसे मेज़र कर सकते हैं। हमें पता है हमारी जो डिमांड में परसेंटेज चेंज होता है अपॉन हमारे कीमत में जो परसेंटेज चेंज होता है। एक डिमांड कर्व जो हॉरिजॉन्टल है इस तरह का, तो वो क्या बताता है? वो बताता है हमारी इनफिनिटली इलास्टिक डिमांड, प्राइस से चेंज है, क्वांटिटी अपने आप बढ़ती घटती रहती है, ठीक है। अगर दो गुड आपस में कॉम्प्लीमेंट हैं यानी पूरक हैं, तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर एक कमोडिटी में प्राइस में इंक्रीज़ हो रहा है तो उससे क्या होगा?
दूसरे की कमोडिटी की जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी, डाउनवर्ड शिफ्ट आएगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है ना वो एक दूसरे के। एक की कीमत बढ़ने से दूसरे की भी मांग कम हो जाएगी। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? ये इसकी फंडामेंटल इम्पोर्टेंस है और इसके कई कंक्लूज़न हैं। इसमें पूछ रहे हैं कई देखिए कर्व की इलास्टिसिटी दी गई हैं, तो वो क्या क्या बता रहे हैं। एक रेक्टेंगुलर है हाइपरबोला कर्व जो होता है, इसमें ये जो हाइपरबोला है हमारा, इसके सभी पॉइंट पर हमारी इलास्टिसिटी जो होती है वो सेम होती है। इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा मेथड है जो अलग से बताता है, यानी जो डिफरेंट है। तो देखिए कोई सा भी नहीं है, सभी सेम रिजल्ट देते हैं। ये पूछ रहे हैं कि एक डिमांड कर्व पे ही मूव करने का क्या कारण होता है। देखिए जब प्राइस चेंज होता है कमोडिटी का तो वो एक ही उस पर मूव करते हैं, ठीक है। लेकिन जब और चीज़ें जैसे कि टेस्ट है, इनकम है, तो उससे क्या है वो नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं, आगे वाले पर आ जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा ये बन रहा है, प्राइस हमारा सेम रहा लेकिन हमारी इनकम की वजह से या किसी वजह से वो आगे वाले डिमांड कर्व पे शिफ्ट कर जाता है, लेकिन प्राइस की वजह से वो एक ही कर्व पे मूव करता है। एक टिपिकल कर्व कैसा नहीं हो सकता, वो अपवार्ड राइट नहीं हो सकता क्योंकि नॉर्मली वो कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है। इकोनॉमिक्स में डिमांड का मीनिंग क्या है? देखिए इकोनॉमिक्स में डिमांड का मीनिंग ये होता है कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पर एक वस्तु की हम कितनी क्वांटिटी परचेज करने के एबल हैं और जितना हम कर सकते हैं, वो डिमांड होता है। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, पहला, एक सोसाइटी की एबिलिटी ऑल दैट इज़ अवेलेबल, मतलब जो भी अवेलेबल है वो सब खरीद ले, तो ये नहीं है। डिज़ायर ऑफ एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की जो है एक सर्टेन अमाउंट के गुड को खरीदने की डिज़ायर या इच्छा, और एक इंडिविजुअल की एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड की एबिलिटी कितनी है। तो हमारा बी और सी है, यहाँ पे सोसाइटी की बात नहीं होती है, डिमांड सोसाइटी की बात नहीं करता है, डिमांड किसी इंडिविजुअल की बात करता है। इसमें कह रहे हैं कि जो डिमांड कर्व है वो सॉफ्ट ड्रिंक का सबके द्वारा पता है, सबको पता है कि क्या मार्केट में डिमांड है। तो जब हॉट वेदर होगा, जब गर्म मौसम होगा और कीमत वैसी ही रहे, तो कंज्यूमर क्या करेंगे, एक हाईयर डिमांड कर्व पे मूव कर जाएंगे, यानी कि उनकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। देखिए कह रहे हैं कि करेंसी का डेवल्यूशन हुआ है यानी अवमूल्यन हुआ है, तो वो एक्सपोर्ट की जो अर्निंग है, जो हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं उसकी अर्निंग है, कब बढ़ जाएगी, जब ऐसा होगा कि जो विदेशी बाज़ार है उसमें जो देश का एक्सपोर्ट है उसकी डिमांड कैसी है, वो इलास्टिक है। और अगर देखिए इनइलास्टिक है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इलास्टिक है तभी तो कुछ चेंज आएगा। मान लीजिए डिमांड पे कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं है, जितनी है उतनी ही रहनी है, तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा क्योंकि उतनी ही बिक्री होगी। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मीन्स ए कंज्यूमर, देखिए प्रतिस्थापन प्रभाव का मतलब क्या होता है। देखिए प्रतिस्थापन प्रभाव का मतलब होता है कि जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो कंज्यूमर जो है उस कमोडिटी पे शिफ्ट कर जाता है जिसका प्राइस नहीं बढ़ा होता है। तो shift away from a commodity that the price of which has risen in favor of the commodity। तो मतलब जिसका प्राइस बड़ा होता है उसको छोड़ के कम वाले प्राइस की ओर आ जाते हैं। डिमांड कर्व एक कैसा कॉन्सेप्ट है? डिमांड कर्व जो एक मैक्सिमम कॉन्सेप्ट है। ये डिमांड शेड्यूल कैसा होता है? डिमांड शेड्यूल केवल एक फंक्शन का प्राइस होता है। देखिए इसमें पूछ रहे हैं कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर कैसे गुड को ज़्यादा बाय करता है, तो केवल नॉर्मल गुड के लिए करता है, सभी के लिए नहीं करता, इंफीरियर और गिफिन का तो वो करता ही नहीं है, ठीक है ना। नॉर्मल गुड की ही वो डिमांड ज़्यादा करता है। देखिए मांग की लोच के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? वी कैन टेल विच प्रोडक्ट हैव क्लोज सब्सिट्यूट बाय देयर हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
मतलब कौन से क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं, मतलब उनके निकट स्थानापन्न है। अगर उनकी इलास्टिसिटी डिमांड हाई है तो ये सही है। और हम कह सकते हैं कि नेसेसिटीज़ की बहुत लो डिमांड होती है, ये भी सही है। प्रोडक्ट सोल्ड अलोंग विद अदर प्रोडक्ट्स आर लाइकली टू हैव लेस इलास्टिक डिमांड, मतलब जो प्रोडक्ट साथ में बेचे जाते हैं उनकी इलास्टिक डिमांड कम होती है, ये भी सही है। प्रोडक्ट्स दैट आर रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर आर लाइकली टू हैव लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब जिनके टोटल एक्सपेंडिचर में ज़्यादा डिफरेंट नहीं आता है तो उनकी इलास्टिसिटी डिमांड कम होती है, सही है। तुम्हारे सारे ऑप्शन सही हैं। सेटेरिस पेरिबस, मतलब अन्य बातें समान रहें तो जैसे ही कीमत बढ़ती है मांग गिरती है, तो इस फैक्ट को कैसे मान सकते हैं हम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी मांग का संकुचन। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आड़ी लोच को कैसे मेज़र किया जाता है कि कमोडिटी एक्स का जो परसेंटेज चेंज है हमारा, वो परसेंटेज चेंज कमोडिटी प्राइस के, मतलब कि जो एक्स की मांग में परिवर्तन है उसको डिवाइड किया जाता है वाई के प्राइस में परिवर्तन से, तो ये हमारा सही है, ए ऑप्शन राइट आंसर है। मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी, कीमत लोच को मापने में प्राइस और क्वांटिटी दोनों ही डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, यानी एक दूसरे पर निर्भर हैं। क्वांटिटी दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं, प्राइस इंडिपेंडेंट है, क्वांटिटी डिपेंडेंट है, ये सही है। देखिए क्वांटिटी प्राइस पर डिपेंड होती है ना, और प्राइस किसी पर डिपेंड नहीं होता। देखिए पूछ रहे हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए कौन सी इक्वेशन सही है। परसेंटेज चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है, परसेंटेज चेंज इन इनकम, ये वाला सही है। देखिए लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस कौन से हैं, मांग क्या हैं, मतलब अपवाद कौन से हैं। किसी इंडिविजुअल के लिए तो सही है लेकिन मार्केट के लिए पूरा सही नहीं है। ज़्यादा रेवेन्यू पाने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर को एक कमोडिटी पर टैक्स, कौन सी कमोडिटी पर ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए जिसकी डिमांड जो है इनइलास्टिक हो, ठीक है। जिसकी मांग बेरोज़गार होगी उस पर अगर टैक्स लगाया जाएगा तो लोग तो फिर भी ख़रीद ही रहे हैं ना, क्योंकि उसको तो बेलोचदार है, ठीक है। लेकिन अगर लोचदार पे लगाएंगे तो वो लोग शिफ्ट कर जाएंगे उससे। ए वर्टिकल डिमांड कर्व फॉर ए कमोडिटी शोज परफेक्टली इनइलास्टिक नेचर ऑफ डिमांड, ठीक है। तो ये सही है हमारा, इस तरह का होता है। देखिए ये वाला फॉर्मूला क्या दिखा रहा है, हमने पीछे भी करा है, ये आर्क इलास्टिसिटी यानी कि पॉइंट, यानी कि चाप लोच को दिखा रहा है। ए नेसेसिटी विद सब्स्टिट्यूट विल हैव, ऐसी आवश्यकता जिसके सब्स्टिट्यूट भी हैं, तो वो कैसी होगी, उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि सब्स्टिट्यूट है ना उसके। एक डिमांड कर्व की एक बाउंड्री भी है क्योंकि बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी इज मैक्सिमम। तो देखिए ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और पार्ट एंड हो गया। ये सारे ही क्वेश्चन हम बड़े अच्छे से आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं क्योंकि ये हायर लेवल पे आपके बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। और भी अगर आप चाहते हैं, अभी हमारी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही है, इसके बाद हम ग्रोथ की, इंटरनेशनल की सभी सीरीज़ आपके लिए लाने वाले हैं। ये हमारे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है, अगर आप इन सभी सीरीज़ को कर लेंगे तो फिर इनको करने के बाद आपको इकोनॉमिक्स के किसी पोर्शन को करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी कंपटीशन को दीजिए वो कवर होगा ही, क्योंकि इसमें लगभग सभी जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है वो आपका कवर है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम आपके लिए ला चुके हैं। देखिए आज ही हमारे ये 462 हो गए हैं, तो समझ लीजिए हमने 462 क्वेश्चन आपके लिए ले आए हैं और अभी भी हम और आगे लाने वाले हैं। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।
और हमें बताइए आप इससे अदर क्या देखना चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए वो कॉन्सेप्ट आपका लाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।